Hello, today I am going to be discuss with you the new chapter body fluid and circulation. This is the third chapter of the human physiology, the NCERT class 11th. एंड मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन कर दूं तो मैं डॉक्टर अनंत कुमार मेडिकल कॉलेज CMC कोलकाता मेडिकल कॉलेज से पास आउट हूँ 2017 में। मेरा बैच 2012 का था और मैं 2012 मतलब उस टाइम पे तो AIPMT हुआ करता था, वही सेम था, ऑब्जेक्टिव NCERT सब कुछ वही। और मैं 82% से पास आउट किया था उस टाइम पे। तो मैं आपसे जो है NCERT के बाद तो मैं कुछ शेयर करने की कोशिश करूँगा। मेरा मोटो और मुद्दो जो यहाँ पे है, बिल्कुल कुछ हेल्प करने की कोशिश है। कोई भी लाइक सब्सक्रिप्शन पैसे इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसे बताएंगे बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन। मैं यहाँ पे मेरा जो टारगेट होगा क्या होता है कि पहले ही मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हर एक लाइन में NCERT का पढ़ता हूँ और आपके साथ, और जो डिस्कस करता हूँ, जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होगा वो बताऊँगा, डायग्राम होगा समझाऊँगा, सब कुछ। तो यू हैव लर्न द ऑल द लिविंग, जो पहला पैराग्राफ यहाँ पे बना हुआ होता है, एग्जैक्टली ये सब लाइन का कोई मतलब होता नहीं है। ये सब लाइनिंग का जो है कोई मतलब होता नहीं है, बहुत बकवासी है। फिर भी हम एक बार पढ़ेंगे, इसको देखेंगे आखिर क्या इंपॉर्टेंट बनता है। यू हैव लर्न द लिविंग सेल हैज़ द provide the nutrition, O2 and other essential substance also. The waste or the harmful substance produced have to be removed continuously. यहाँ पे क्या होता है, हेल्दी इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक सेल्स है उसको खाना देना है और जो कचरे हैं उसको निकालना है। इट इज़ द देयरफॉर इसेंशियल टू हैव द इफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द इफिशिएंट मैकेनिज्म इसके लिए होना चाहिए। इफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस। मान लीजिए कोई सेल्स यदि हमारे पास है तो ये हमारे पास यदि कोई एक सेल है तो सेल जो होता है कुछ यहाँ से निकाल रहा है, कुछ ले रहा है, कुछ भी। डायग्राम पे उतना जाइएगा मत। तो ये जो मटेरियल यहाँ पे जो बन रहा है इसको यहाँ से हटाने के लिए तो एक सर्कुलेशन होना चाहिए ना। यही कुल मिला के कहने का मतलब है यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो therefore the essential to have the efficient mechanism for the movement of the substance of the cells and from the सेल में लेके जाना है, लेके आना है, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। डिफरेंट ग्रुप ऑफ द एनिमल हैज़ द इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर द ट्रांसपोर्ट सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक द स्पंज की एग्जांपल लें। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं टिक भी मरवाऊँगा, जैसे कि स्पंज पर टिक मारिए। सिलेंट्रेट यहाँ पे सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ द, मतलब यहाँ पे जो सिलेंट्रेट या स्पंज वगैरह जो होता है तो ये इसका बॉडी कैविटी है। बॉडी कैविटी से जो है ये जो है अपने वाटर को जो है बाहर से एक्सचेंज करता रहता है। इससे क्या होगा, इसे एक्सचेंज क्या होगा, इसे अपना सबस्टेंस का एक्सचेंज करेगा। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज अ स्पेशल फ्लूइड where there within a special fluid within, यहाँ पे मैं their body to transport such material। जैसे कि ब्लड एक एग्जांपल यहाँ पे है। इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड बाय द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस। एक बेसिक यदि मैं बताऊँ कि ब्लड जो हमारा है तो आखिर ये ब्लड हमारा करता क्या है। ब्लड का यहाँ पे मतलब क्या है कि यदि यहाँ से जो हमारा ब्लड है, यदि हम पूरे बॉडी ब्लड यदि हमारे पूरे बॉडी में यदि फ्लो कर रहा है तो एक यदि हाथ का है, एक टिश्यू है, तो वहाँ से क्या होगा कि कोई भी न्यूट्रिशन यहाँ से लेके जो है कि यदि जो है न्यूट्रिशन देना है दे देगा, और जो कचरा है लेना ले लेगा, और वापस लेके हमारे जो है वो हार्ट में आ जाएगा और फिर लंग्स में आ जाएगा, और या लीवर में जहाँ वो मॉडिफाइड करके उसको निकाल दिया जाएगा। निकाला जाता है मेनली हमारे किडनी के थ्रू, लीवर के थ्रू, इवन लंग्स के थ्रू भी उसको निकाल दिया जाएगा। तो ये हमारा मेथड है। मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड जो होता है ब्लड है। उसके बाद फ्लूइड बाई द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द हमारे हम लोग जो यूज कर रहे हैं ह्यूमन में हो रहा है फॉर द पर्पस। अनदर ब्लडी फ्लूइड हमारे अंदर लिम्फ है। ये लिम्फ क्या, तो एक तरह से जो हमारा लिम्फ एक वाइट टाइप का एक फ्लूइड है। लिम्फेटिक एक चैनल होता है। जैसे कि हमारे अंदर जो होता है कि 3 सिस्टम में से वेन है, आर्टरी है, और तीसरा जो है लिम्फेटिक्स है। तो लिम्फेटिक्स में लिम्फ होता है, और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन जब लिम्फ आएगा तब बताऊँगा। Also have in the transport of the certain substance. In other chapter you will learn
about the composition and property of the blood and their lymph tissue fluid and the mechanism of circulation of the blood is also वहाँ पे देखा जाएगा एक्सप्लेनेशन। तो जहाँ पे आएगा तो यहाँ पे पहले ब्लड की बात करते हैं। ब्लड जो होता है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। पहली बात ये कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो सिंपल सी चीज़ है, कनेक्टिव टिश्यू का नाम ही तो है, स्पेशल है, कुछ कहाँ से कनेक्ट कर रहा है। कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग और इसमें मैट्रिक्स है, प्लाज्मा है एंड एलिमेंट्स वगैरह, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब एलिमेंट्स वगैरह है। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा जो है स्ट्रोक कलर का विस्कस फ्लूइड है, कंस्टिट्यूट नियरली 55% जो होता है ब्लड का होता है। 90 से 92% ऑफ द प्लाज्मा जो है वाटर है और प्रोटीन ही इसके अंदर है, कंस्टिट्यूट 6 से 8%। 90% ऑफ प्लाज्मा वाटर कंस्टिट्यूट जो होता है 6 to 8% जो होता है। तो 96% ऑफ प्लाज्मा जो है वाटर एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 से 8% जो ब्लड का पार्ट का जो बता रहा है, फाइब्रोनेजिन है, ग्लोबुलिन है, अल्बुमिन है, ये मेजर है। तो ये की चीज़ क्या है, देखिए यदि हमारा ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में हमारा सारा जो यहाँ पे ब्लड है, जो ब्लड है तो ब्लड के अंदर एक आरबीसी है और जो है प्लाज्मा है, मतलब एक जो है हमारा कंपोनेंट्स है और आरबीसी जो प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा मतलब जो उसका पानी का पोर्शन है, पानी है, प्रोटीन्स है एंड प्रोटीन्स वगैरह में फाइब्रोनेजिन है, ग्लोबिन है, अल्बुमिन है। तो क्या क्या कंस्टिट्यूट है ये आप और ये याद रख सकते हैं, या 55% का जो हमारा परसेंटेज है ये याद रख सकते हैं, सफिशिएंट है और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम बात करते हैं, थोड़ा हमारा देखते हैं कि ये सब फाइब्रिनोजिन वगैरह क्या है। जैसे फाइब्रिनोजिन आर द नीडेड फॉर द क्लोटिंग, हमारे हम बताए थे प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन है, फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन बनता है। क्लोटिंग सिस्टम, जब क्लोटिंग का साइकिल पढ़ेंगे वहाँ भी आपको पता चलेगा। तो ये फाइब्रिनोजिन जो होता है ये हमारे क्लोटिंग में हेल्प करता है, क्लोटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है ये। तो फिर जो होता है फिर जो है ये फाइब्रिनोजिन हो गया, क्लोटिंग किया। ग्लोबुलिन प्राइमरी कॉल द डिफेंस मैकेनिज्म, ये ग्लोबुलिन है क्या है, ये हमारा लीवर बनाता है और यह करता है डिफेंस, मतलब डिफेंस का मतलब जो एंटीजन है, एंटीबॉडी, खासकर हमारा एंटीबॉडी, तो ग्लोबुलिन ही तो है डिफेंस। मतलब जब भी बाहर से यदि हमको कोई इन्फेक्शन होता है या कुछ बीमारी होता है तो उसे लड़ने की एक क्षमता दिया जाता है, वो डिफेंस मैकेनिज्म है। वो कहाँ से आता है, वही तो ग्लोबुलिन करता है। अल्बुमिन क्या है, ये भी लीवर बनाता है। ये ऑस्मोटिक बैलेंस है, जो हमारा ब्लड का एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक का मतलब क्या होता है, प्रेशर। ऑस्मोटिक का मतलब होता है, मान लो कि कोई भी सबस्टांस जो होता है कितना पानी खींच सकता है, इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो जो अल्बुमिन है हमारे बॉडी के अंदर वो बनाता है ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है। प्लाज्मा ऑल्सो कॉन्टेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स वगैरह भी इसमें होते हैं, जैसे Na+, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोराइड, ये सब जो भी होते हैं। ग्लूकोज भी है, एमिनो एसिड भी है, लिपिड भी है, ठीक है। आर द ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर द ऑलवेज इन द ट्रांजिएंट इन द बॉडी होता है। फैक्टर, ट्रांजिएंट का मतलब कम, फैक्टर फॉर द कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ द ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा में भी होता है। क्लोटिंग फैक्टर वगैरह सारा सब प्लाज्मा के अंदर ही है, तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब जरूरत पड़ेगा तो एक्टिवेट होगा। प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर इज द कॉल्ड सीरम, ये लाइन टिक मारिए। प्लाज्मा जो होता है बिना, यदि क्लोटिंग फैक्टर प्लाज्मा से हटा लिया जाए तो वो बन जाएगा सीरम। अब प्लाज्मा क्लोटिंग फैक्टर नहीं है, क्लोटिंग फैक्टर ये सब जो है उसको हटा दिया गया। तो फॉर्मेट एलिमेंट क्या है, जैसे इरेथ्रोसाइट है, ल्यूकोसाइट है और प्लेटलेट्स है। मैं आपके साथ टिक भी मारूंगा, इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जहाँ रुकना होगा वहाँ रुक के समझाऊंगा। तो हमारा इरेथ्रोसाइट है, ल्यूकोसाइट है, प्लेटलेट्स है, आर द कलेक्टिवली कॉल्ड द फॉर्मेट एलिमेंट्स, ये सब हमारे हैं। दे आर द कंस्टिट्यूट एयरली 45% जो है ये होते हैं, अब तक ब्लड के होते हैं। इरेथ्रोसाइट के बारे में बात बताएं तो जो आरबीसी, इरेथ्रोसाइट का मतलब ये तो है, आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं, आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द ऑल सेल होता है। हेल्दी ब्लड एडल्ट मैन हैज़ द एवरेज 5 मिलियंस होते हैं टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी के अंदर होता है। जैसे आरबीसी आर फॉर्मेट इन द रेड बोन मैरो, हमारे जो रेड बोन मैरो ये क्या है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो क्या होता है, एडल्ट जो हड्डी होता है। मान लीजिए बोन होता है, ये बोन है, ये बोन का स्ट्रक्चर है, एक लंबा सा बोन है, एक गोल सा बोन है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ एक डायग्राम में, ये हमारा एक बोन है। तो हमारा बोन ये है, इसमें जो है यही, ये जो अंदर है यही है बोन मैरो, और इसमें दो टाइप का होता है, एक तो होता है रेड बोन मैरो, एक तो होता है वाइट बोन मैरो या येलो टाइप का कलर होता है। रेड का मतलब भी आप समझ रहे होंगे, कितना आरबीसी का पार्ट हमारा इसी में बनता है। तो ये बन के कहाँ से जाएगा, थाइमस में जाएगा मैच्योर होने के लिए, उसके बाद जो है ब्लड में चला जाएगा।
तो RBC आर द डिवाइड ऑफ द न्यूक्लियस इन द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। ये तो सब जानता है कि RBC है, लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि जब न्यूक्लियस पहले होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पहले न्यूक्लियस उसमें होता है, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर कर जाता है तो न्यूक्लियस उससे निकल जाते हैं। और ये बाइकॉनकेव है। बाइकॉनकेव का शेप तो RBC का शेप तो आई थिंक पता होगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद जो होता है ये हमारा बाइकॉनकेव का शेप होता है RBC का। दे हैज़ द रेड जो है कलर का होता है, आयरन इसके अंदर होता है, एंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो है हेमोग्लोबिन है, सब जानता है सब। हेंस द कलर जो नेम ऑफ देव है। हेल्थी इंडिविजुअल जो है 12 से 16 ग्राम हमारे में होता है हेमोग्लोबिन इन द एवरी 100 ml ब्लड में देखा जाए तो ये नॉर्मल है। इससे अधिक घट जाएगा तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। द मोलिक्यूल्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। RBC हैज़ द एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज, ठीक मारिए। आफ्टर विच दे आर द डिस्ट्रॉय किया जाता है स्प्लीन में। मतलब RBC बोन मैरो में बन जाती है, तो ये बनने के बाद जो है टूटना भी तो है, 120 डेज का रहता है, उसके बाद टूट जाते हैं। तो ये टूटते कहाँ हैं, ये हमारे स्प्लीन के अंदर जो है ग्रेवयार्ड कहा जाता है, वहाँ जाके टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ल्यूकोसाइट क्या है, ल्यूकोसाइट WBC, वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। उसका दे आर द कलर ड्यू टू लैक ऑफ द हेमोग्लोबिन, यहाँ पे नहीं है हेमोग्लोबिन, दे आर द न्यूक्लिएटेड है, एंड ये न्यूक्लियस है, RBC में नहीं था, यहाँ पे है। एंड आर द रिलेटिवली लेजर इन द नंबर होता है, एवरेज 6000 से 8000 जो है इसका रेंज है। उसके बाद है ल्यूकोसाइट है द जनरली, जो मैं टिक मार रहा हूँ आपको मारना है। ल्यूकोसाइट है जनरली शॉर्ट लाइफ होता है, जल्दी मर जाता है, वो 120 दिन था। बी हैव द टू मेन कैटेगरी WBC, ग्रेनुलोसाइट होता है, अग्रेनुलोसाइट, मतलब नाम ही है ग्रेनुअल, मतलब ग्रेनुअल दाना दाना, मतलब ये एक ये है, एक ये है, एक सेकंड, यदि ग्रेनुअल मतलब दाना, जहाँ पे यहाँ पे ग्रेनुअल्स है, दाना है इसके अंदर, तो ग्रेनुअल बोलते हैं। एक में ग्रेनुअल नहीं होता, एक ग्रेनुअल नहीं होता है, ऐसे ही होगा, सिंपल होगा। तो ये ग्रेनुलोसाइट है, अग्रेनुलोसाइट है, इसी को कहते हैं। न्यूट्रोफिल जो है, इओसिनोफिल है, बेसोफिल होता है, और द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट है। तो ये ग्रेनुलोसाइट का एग्जांपल क्या है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल है। फिल जो लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट होता है वो अग्रेनुलोसाइट है, ये वाला होता है लिम्फो और मोनोसाइट होता है। न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबेंडेंट, इसमें तीनों में देखा जाए, चारों पाँचों में 5 हुआ ना, 3 2 5, तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा है, 60 से 75% में ये होता है टोटल WBC के मतलब पार्ट में। और बेसोफिल जो होता है वो होता है 0 से 0.5% में होता है। और फिर जो हमारा बेसोफिल का पोर्शन हो रहा है, फिर कहाँ क्या, फिर बचा बहुत है, बेसोफिल बहुत कम होता है, 0.5 से 1 होता है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के रही बात 6 से 8% होता है। आधा काम क्या है न्यूट्रोफिल और इसका, फेगोसाइटी का काम होता है खाएगा और क्या करेगा, तो खाने का काम होता है। जो हमारा न्यूट्रोफिल होता है और मोनोसाइट होता है, इसका काम होता है खाना, फेगोसाइटिक करना, विच डिस्ट्रॉयड द फॉरेन बॉडी, किसको खाएगा, फॉरेन बॉडी को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हमारा इंटर कर गया है। बेसोफिल सेक्रेट द, बेसोफिल के बारे में जानते हैं, तो बेसोफिल जो होता है वो सेक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन, तो इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। इओसिनोफिल के बारे में बात करते हैं, तो इओसिनोफिल होता है वो रजिस्ट करता है इन्फेक्शन एंड एक सेकंड वो ऊपर थोड़ा करते हैं, एंड एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन, टिक मारना है एलर्जिक रिएक्शन पे। एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इओसिनोफिल, तो इओसिनोफिल और ये हिस्टामिन के द्वारा होता है। आप कहोगे कि बेसोफिल हिस्टामिन निकाला, ठीक है, लेकिन मेन है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल क्या होता है, इओसिनोफिल यहाँ पे दिखा रहा होगा, ये है इओसिनोफिल, ये वाला इओसिनोफिल है, ये है। तो इओसिनोफिल जो होता है इसका काम क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन जब भी होता है, जब भी एलर्जी क्या है, जब भी हम जो है कि पोलन ग्रेन के द्वारा ही मैक्सिमम एलर्जी करते हैं, कभी हम ऐसे जगह पे जाते हैं और छींकना शुरू कर देते हैं, तो छींक क्यों रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि एलर्जी हो रहा है हमको। एलर्जी क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एलर्जन पार्टिकल होते हैं हमारे अंदर, बॉडी के अंदर आते हैं और जो है वहाँ पे हमारा ये जो है एक्टिवेट कर देते हैं
आईजी एंटीबॉडी बना देते हैं। और जब सेकंड एक्सपोजर जब होता है तो आईजी एंटीबॉडी जो है इससे बाइंड करता है, बेसोफिल से बाइंड करता है, इसिनोफिल से बाइंड करता है यहाँ पे पर, और इसको तोड़ देता है। तोड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ से हिस्टामिन इसके अंदर है वो रिलीज होना शुरू करता है, और वो आपके जो रेडनेस है या सर्दी है या ये जो होने लगता है वो सब उसका रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। आरबीसी का स्ट्रक्चर नॉर्मली रेड है, प्लेटलेट्स है, इसिनोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है और टी लिम्फोसाइट है और बी लिम्फोसाइट है। अब याद रखना क्या, न्यूट्रोफिल में क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है क्योंकि सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है। फिर हम आए लिम्फोसाइट जो होता है बी और टी होता है। ये बी और टी क्या नाम आता है, तो बी तो ऐसे ही जो है बी और टी बी सेल्स होते हैं और टी सेल्स होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी फॉर थाइमस होता है, बिफोर वर्षा होता है, वर्षा से लिया गया है कि वो जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, मतलब हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करता है, रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम देता है। प्लेटलेट जो होता है प्लेटलेट जो होता है उसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये फ्रेगनेंटेड प्रोडक्ट है, फॉर्म कहाँ से बनता है, मेगोकारियोसाइट, टिक मारिए, मेगोकारियोसाइट से बनता है। ये कहाँ बनता है मेगोकारियोसाइट, बोन मैरो के अंदर ही है। ब्लड नॉर्मल कंटेंट जो होता है 1.25 लाख से 3 लाख होता है। प्लेटलेट का कहाँ इंपॉर्टेंस होता है, तो जैसे आप प्लेटलेट का इंपॉर्टेंस वगैरह जो आप सुने होंगे, डेंगी जो फीवर होता है, डेंगी या डेंगू जो फीवर होता है, इसमें प्लेटलेट से होता है, इसकी एक्टिविटी बहुत प्लेटलेट घट जाता है और प्लेटलेट नहीं रहेगा तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंस है। प्लेटलेट कैन रिलीज वेराइटी ऑफ द सबस्टांस, मोस्ट ऑफ होल आर द इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन में एंड क्लोटिंग में। यदि प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो कोगुलेशन, क्लोटिंग नहीं होगा तो ब्लड थोड़ा सा भी होने पे जो है ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। ए रिडक्शन इन द number can lead to clotting disorder which will lead to excessive loss of blood from the body. blood group जो होता है, as you know the blood human being differ in the certain aspect through it appear to be similar. various type of grouping of the blood has been done. टू such type जो है आपको पढ़ना है, ABO और RH वाइडली यूज किया जाता है। और भी टाइप होते हैं जो कि जैसे बॉम्बे होता है, बहुत सारा टाइप का होता है, तो सब तुमको आपको पढ़ना नहीं है। अब क्या है ब्लड ग्रुपिंग, तो चलते हैं, बता रहा हूँ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। सब लोग जानता है कि ए बी होता है, किसी का ये होता है, बी होता है, ए बी होता है, वो होता है। तो ए बी ब्लड ग्रुपिंग बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन। सरफेस एंटीजन जो है इसी के बेसिस पे ये बताया जाता है। जो ये टिक मारी है, जैसे जो हमारा ये आरबीसी है, इसके ऊपर एंटीजन है, इसके ऊपर एंटीजन होता है। तो क्या है एंटीजन, जो एंटीजन होता है वही ब्लड ग्रुप होता है। केमिकली दे कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स को ऑन द आरबीसी, नेमली ए एंड बी। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ द, जैसे कि यदि ए है यहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ पे ए है, ए एंटीजन है किसी के आरबीसी तो उसका ब्लड ग्रुप हुआ ए, किसी का बी होगा तो उसका होगा ब्लड ग्रुप बी, किसी का कुछ भी नहीं होगा तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। ये होगा क्लियर, मतलब वो एंटीजन से होता है, एंटीजन का के नाम पे दिया जाता है, पहला चीज़ क्लियर होना चाहिए। द प्लाज्मा ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेंट टू नेचुरल एंटीबॉडी। अब ये एंटीजन है तो इसका एंटीबॉडी भी होगा। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होते हैं। एंटीजन मतलब दुश्मन, एंटीबॉडी मतलब अच्छा, जो हमको बचाता है। प्रोटीन है, प्रोड्यूस इन द प्लाज्मा टू एंटीजन से होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द 4 ग्रुप है, ए बी और ए बी, वो होता है एट द गिवन टेबल। समझा रहा हूँ। यू प्रोबेबली नो द ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, द ब्लड ऑफ द डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच विद द ब्लड टू रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप। जब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता है तो जो ए होगा तो वहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग देखना पड़ता है, ए होगा तो यही होगा, दूसरे नहीं दे देंगे, बी नहीं दे देंगे उसको, ए भी नहीं दे देंगे। यदि ऐसा होगा तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाता है और बहुत कॉम्प्लिकेशन होने लगता है। तो यहाँ पे जो है जैसे ब्लड ग्रुप ए दिखाया जा रहा है, तो मैं क्या बोला, ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन उसका ए होगा, बी होगा तो बी होगा, ए बी होगा तो ए बी होगा। पूरा चार्ट को लेते हैं, हाँ, तो ए बी होगा, ए होगा तो ए है, बी है तो बी है, ए बी है तो ए बी हो। यदि ओ ब्लड ग्रुप है मतलब उसमें कुछ भी नहीं एंटीजन है, बोला था मैं। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी इसके उल्टा होगा, मतलब यदि ए ब्लड ग्रुप उसका है तो एंटीजन उसके उसमें जो है एंटी बी होगा तो उसका उल्टा एंटी ए होगा, एंटी ए बी होगा तो उसके लिए कुछ नहीं होगा, वो होगा तो उसके लिए दोनों एंटीबॉडी होगा। अब ये एंटीबॉडी हमारे पास है,
तो यदि मान लो ए ब्लड ग्रुप जो है ये हम ए को तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम सेम है। और किसको देंगे? बी को देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि बी में एंटी ए है, ए से मार देगा, ए का दुश्मन एंटी ए मार देगा, नहीं देंगे। क्या ए जो है ब्लड ग्रुप ए बी को देंगे? नहीं। क्यों? ए का जो है ब्लड ग्रुप ए जो पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप क्या? ए बी का ब्लड ग्रुप में जो होता है नील है, एंटीबॉडी कुछ भी नहीं है, नहीं देंगे फिर भी। तो क्या देते हैं? ओ देते हैं। इसके लिए एंटीबॉडी जो होता है ए और बी होता है, ये यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये सबको ब्लड देगा। देखिए सबको देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, खुद को भी देगा। ए होगा जो ए को देगा, बी होगा बी को देगा, ए बी जो होगा ए बी को देगा, ए को देगा, बी को देगा। मतलब ए बी जो होगा ए बी होगा तो डोनर ग्रुप कौन कौन होगा? ए बी नहीं देगा, ए बी जो है ए बी को देगा, ए जो है ए को दे, ए जो ब्लड ग्रुप होगा ए बी को देगा, बी भी देगा, क्योंकि ए और बी तो ऑलरेडी जो है यहाँ पे ए और बी तो खुद है, ए भी है बी है, तो ए भी देगा बी भी देगा, इसको देगा, इसको ए बी को। जैसे हमारे ए ब्लड ग्रुप है तो हमको ए वाला तो देगा, ओ वाला भी देगा। जब बी ब्लड ग्रुप है बी वाला देगा, ओ वाला भी देगा, ओ है तो ओ देगा, ए बी है तो ए बी को सब देता है। तो ए बी को कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ओ कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। ये चीज़ दोनों चीज़ है। फ्रॉम द इवन मेंशन टेबल होता है, इट इज द एविडेंस दैट द ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो बोले थे डोनर होता है टू द पर्सन विदाउट एनी अदर ब्लड ग्रुप, एंड हेंस ओ ग्रुप जो होता है इंडिविजुअल यूनिवर्सल डोनर। बस इतना ही ध्यान रखना है। और ए बी जो होता है वो ब्लड ग्रुप जो कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। ए बी सबसे लेता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर एक्सेप्टर या रिसिपिएंट। ये हो गया ख़त्म। आर एच के चक्कर क्या होता है? जब हम ब्लड ग्रुपिंग ए करते हैं और ये सब ब्लड ग्रुपिंग कैसे होता है? तो ये स्लाइड पे किया जाता है। यहाँ पे जो होता है स्लाइड होता है, यहाँ पे स्लाइड में जो है आपका ब्लड ग्रुप यहाँ पे डाला जाएगा। ऊपर से जो है आते हैं ए बी और ओ का सबका बना होता है, उसको हम यहाँ पे डालेंगे जिस पे क्लोट होगा, यहाँ पे ब्लड डालेंगे। ब्लड डालते हैं जिस पे क्लोट होगा, ए का होगा या बी का होगा, ए बी और ओ का, ये 3 का होता है। यदि इस पे क्लोट होगा, इस पे होगा, दोनों पे हो गया, एक पे होगा, ए का पे होगा तो ए होगा, बी पे होगा तो बी होगा, दोनों पे हो गया तो ए बी होगा, क्लोट हो जाएगा, थक्का जम जाता है, जमने लगता है और वो दिखता है। जब थक्का जमता है तो वो दिखने लगता है। फिर है जो ओ है, इसमें ओ में तो वो तब आएगा जब बिल्कुल दोनों पे नहीं होगा। और यहाँ पे ए और बी और आर एच होता है। तो आर एच क्या होता है? अनदर एंटीजन जो है आर एच एंटीजन है, सिमिलर टू अदर पर्सन इन द रेशस मंकी से लिया गया है, हेंस द आर एच कहा जाता है, मतलब उससे सिमिलरिटी देखता है। इट ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ आर बी सी ऑफ द मेजॉरिटी, नेमली 80% ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, मतलब ये ऐसे मंकी में था लेकिन हमारे में भी है। सच इंडिविजुअल आर द कॉल आर एच पॉजिटिव, जिसमें हो गया एंटीजन वो आर एच पॉजिटिव कहा जाता है, जिसमें नहीं होगा आर एच निगेटिव कहा जाएगा। आर एच निगेटिव जो होता है एक्सपोज टू आर एच पॉजिटिव तो खतरा है, विल फॉर्म द स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द आर एच एंटीजन। ठीक है। देयरफॉर मान लीजिए कि कोई जो है आर एच निगेटिव कोई औरत थी, ठीक है, उसका हस्बैंड जो है आर एच पॉजिटिव है, दोनों जो है शादी किए, शादी करने के बाद आर एच निगेटिव पत्नी वाइफ और आर एच निगेटिव पॉजिटिव, जब उसका पहला बच्चा होगा तो आर एच निगेटिव जो ब्लड होता है माँ का जो बच्चे होते हैं उसके जो फर्स्ट में जो है आएगा, और फर्स्ट बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहला जो होता है सेंसिटाइजेशन होता है, मतलब मदर है और वो फादर का जो है मैच होगा, वहाँ ब्लड इससे मैच होगा और इसके बॉडी में आएगा मदर में और बनाना शुरू कर देगा एंटीजन बनाना शुरू करेगा। ये कब बनाना शुरू करेगा? जब प्लासेंटा टूटता है तो वहाँ से ब्लड जो होता है मदर के कॉन्टेक्ट में आता है और वहाँ से बनना शुरू हो जाता है एंटीजन। तो प्लासेंटा तो टूट गया, निकल गया, और तो डिलीवरी के टाइम पे टूटता है तो बच्चा तो निकल गया, लेकिन मदर के अंदर जो है आर एच के अगेंस्ट जो होता है एंटीबॉडी बन चुका है। अब अगली बार जो होता है जैसे ही बच्चा आएगा तो बच्चा आर एच निगेटिव है और अब मदर के बॉडी जो है आर एच बना चुका है एंटीबॉडी, वो तो जो है प्लासेंटा से क्रॉस करके बच्चे को मार देगा, तो सेकंड बच्चे में प्रॉब्लम होने का चांस होता है। देयरफॉर द आर एच ग्रुप शुड बी मैच बिफोर द ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे भी मैच करना पड़ता है। एक स्पेशल केस ऑफ द आर एच इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैच हैज बीन द ऑब्जर्व बिटवीन द आर एच निगेटिव प्रेग्नेंट मतलब औरत जो होती है आर एच निगेटिव होगा, और आर एच पॉजिटिव फीटस का मतलब उसका होता है फादर होगा,
तभी आएगा, तभी ये हो सकता है। RH नेगेटिव औरत फीमेल और RH पॉजिटिव मेल में शादी हुआ तभी ये प्रॉब्लम होगा। RH एंटीजन ऑफ द फिटस डज नॉट गेट एक्सपोज। एक सेकेंड, ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं कि क्या मैं बोल रहा था कि RH निगेटिव क्या होता है, फिर से मैं समझा देता हूँ। RH निगेटिव मदर होती है और RH पॉजिटिव फादर होता है। जब RH निगेटिव का मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, RH पॉजिटिव होता है, तो बच्चा जो आ जाएगा वो क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। जैसे ही प्रेगनेंसी के टाइम पे डिलीवरी होगा, बच्चा निकलेगा, मतलब डिलीवरी होगा, तो प्लेसेंटा टूटता है और वो ब्लड जो होता है RH पॉजिटिव का ब्लड मदर के RH निगेटिव से मिलेगा। ठीक है, तो मदर के ब्लड में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन बच्चा तो पॉजिटिव है, वो ब्लड मेरे में आ गया मम्मी के अंदर, उसके अंदर, तो माँ बनाना शुरू हुआ एंटीबॉडी। पहले एंटीबॉडी नहीं था क्योंकि निगेटिव है, कुछ भी नहीं है, बनाना हुआ एंटीबॉडी बना लिया। अब वो एंटीबॉडी जब बन गया, दूसरा बच्चा सेम वही आएगा RH पॉजिटिव, फिर से दूसरा बच्चा, सेकंड बच्चा जब आएगा तो ये एंटीबॉडी माँ का जो है चला जाएगा बच्चे में और बच्चे को मार देगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इरेथ्रोब्लाइटिस फिटेलिस बोलते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये टिक मारिए। कब होगा, जब RH निगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फादर या फिटस एक ही चीज़ है। तो इसको कैसे रोके फिर, तो ये क्या करते हैं, जब पहला बच्चा जब हो जाता है तो सेंसिटाइज मदर को कर देगा, तो उस टाइम पे जो एंटीबॉडी बन रहा है उसी को रोको। RH जो एंटीबॉडी बन रहा है उसको रोको, तो उसके एंटी-D इंजेक्शन होता है, वो देना पड़ता है, थोड़ा देना पड़ता है, 24 आवर के अंदर जो होता है उसको दे दो। उसके बाद होता है कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। क्या है, जब फिंगर हमारा कटता है तो जो है खून जो है थोड़ा देर बहता है फिर रुक जाता है, तो कोगुलेशन का चक्कर है। योर वुंड नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड, नहीं कर रहा है, कुछ देर में बंद हो जा रहा है। यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, यू नो व्हाई, ब्लड एग्जिस्ट, कोगुलेशन होता है, क्लोटिंग होता है, रिस्पॉन्स है, इंजुरी और ट्रोमा से होता है। दिस मैकेनिज्म इज द प्रिवेंटेड, प्रिवेंट क्या करता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस हमारा ना होगा, इसी को रोकता है। तो this mechanism to prevent the excessive blood loss from the body, you would have the observe a dark reddish brown scum formed at the site of cut। जहाँ कटता है वहाँ पे एक होता है ना काला काला सा वाइट सा एक गांठ जैसा बन जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ द कॉल कहते हैं क्लोट या कोगुलम बोलते हैं। फॉर्मेट नेटवर्क मेनली ऑफ द नेटवर्क ऑफ द थ्रेड, धागा है, फाइब्रिन ही तो है इसमें, इन विच द डेड डैमेज फॉर्मेट एलिमेंट ऑफ द ब्लड होता है वो ट्रैप हो गया वहाँ पे और वही सूख गया है। फाइब्रिन आर द फॉर्मेड बाय द कन्वर्सन ऑफ द नेगेटिव, फाइब्रिन जो है फाइब्रिनोजेन से बनता है, ये कहाँ प्लाज्मा में है और इसके लिए एंजाइम थ्रोम्बिन एंजाइम है वो लगता है। तो फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बनाना है, फाइब्रिन बन गया मतलब क्लोट बन गया, एंजाइम थ्रोम्बिन लगा, थ्रोम्बिन इन द टर्न फॉर्मेड फ्रॉम द इनएक्टिव सबस्टांस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। प्रो का मतलब ये होता है इनएक्टिव, वहाँ से बनता है थ्रोम्बिन। एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज यहाँ पे लगते हैं, रिक्वायर्ड टू एवरी रिएक्शन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाता है तो ये बन जाएगा थ्रोम्बोकाइनेज लगेगा। जो थ्रोम्बिन बन गया तो फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बन गया, फाइब्रिन बन गया मतलब क्लोथ हो गया, तक्का बन गया। क्लियर है। इन रिक्वायर फॉर द इवन रिएक्शन दिस कॉम्प्लेक्स इज द फॉर्मेड ए सीरीज ऑफ लिंक एंजाइम रिएक्शन। कैस्केड पूरा होता है, मैं तो एक स्टेप में समझाऊँ लेकिन ये पूरा ये होता है एक्सचेंजिंग इंटेंजिंग पाथवे होता है। इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट। अब उतना डिटेल जानने की ज़रूरत यदि इसमें है तो मैं बताऊंगा, नहीं है तो ज़रूरत है नहीं है, बस इतना 2 ही 3 क्वेश्चन जो है वो बताया दिया हूँ। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, स्ट्रिप्टोकाइनेज, उसके बाद जो है फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बनना, बस और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। द फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशिएट द कोगुलेशन। तो जब हम टूटता है, इंजरी होता है, तो जो टिश्यू फैक्टर आता है वो भी कोगुलेशन को भी इंड्यूस करवा देगा। ठीक है। कैल्शियम आयन प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लोटिंग, क्योंकि कैल्शियम भी जो है कुछ रिएक्शंस वगैरह जो होते हैं, पूरा ये कॉम्प्लेक्स जो है एक पाथवे है ये बनना, जो फाइब्रिन का बनना, उसमें कैल्शियम का रोल होता है। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ के बारे में डिटेल चलते हैं। लिम्फ के बारे में बोला था, बाद में बताऊंगा, यही है। ब्लड पास थ्रू द कैपिलरी, ब्लड जब हमारा कैपिलरी से पास करता है इन द टिश्यू, ये मान लीजिए ये कैपिलरी है और यहाँ पे टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू है। सम वाटर एलोंग विद द सम वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस मूव आउट इनटू अ स्पेस, इससे जो है कुछ चीज़ जो है निकल के बाहर आ गया,
क्या निकल के बाहर आ गया? पानी, कुछ सबस्टांस मिनरल्स वगैरह बाहर आ गया। वाटर जो है स्मॉल वाटर सोलुबल सबस्टांस वगैरह जो बाहर आ गया। बिटवीन द सेल ऑफ टिश्यू, एक सेकेंड, ये जो है बहुत सारा सेल है टिश्यू के, एक टिश्यू होगा तो टिश्यू में तो बहुत सारा सेल होगा। ये बाहर निकल के आया, अंदर नहीं गया, बस यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मूव आउट हुआ। सेल ऑफ टिश्यू लिविंग ए लार्ज प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्मेड एलिमेंट इन द ब्लड के वेसल्स के अंदर है। देखो ब्लड के अंदर बाहर क्या आएगा? जो ऐसा लिक्विड सबस्टांस होगा वही तो बाहर आएगा, जो बड़े बड़े एलिमेंट्स होगा वो सब तो नहीं आएगा। दस फ्लूड रिच आउट इज द कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूड। तो ये जो यहाँ पे इकट्ठा आया, यहाँ पे जो आया, यहाँ पे जो आया, यहाँ पे जो आया, यहाँ जो फ्लूड आया, यहाँ जो फ्लूड आया, ये जो फ्लूड आया, ये जो है क्या है? ये जो है इसी को कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूड और टिश्यू फ्लूड यही कहते हैं। इट हैज़ द सम मिनरल्स बोला था, मिनरल्स है डिस्ट्रीब्यूशन एज इन द प्लाज्मा। जो यहाँ पे मिनरल्स है जो वही तो आया है, तो जो ये प्लाज्मा में जो यहाँ पे है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन और गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूड। अब यहाँ पे आके क्या करेगा? ये तो आया है यहाँ से लेके, तो न्यूट्रिशन को लेके आया है। अब न्यूट्रिशन जो है सेल में चला जाएगा, जो न्यूट्रिशन चाहिए, और सेल से जो कचरा है वो बाहर आ जाएगा। एन एलिवेटेड नेटवर्क ऑफ द वेसल्स कॉल्ड द लिम्फ सिस्टम कलेक्ट द फ्लूड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन्स में। अब ये जो पानी ये बाहर आ गया था, ये जो पानी बाहर आ गया, फिर से इसको वापस जो है करना है ना, फिर से वापस करना है ना। तो जो स्ट्रक्चर इसको लेके जाता है, जो स्ट्रक्चर ये फिर से वापस लेके जाएगा, उसको बोलते हैं दूसरा स्ट्रक्चर होगा। ये जो होगा इसी को लिम्फ बोलते हैं, लिम्फ चैनल इसी को बोलते हैं। ये इसमें चला जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, और फिर ये जो है ये कहाँ चला जाएगा? ये कहीं ना कहीं जो वेन के अंदर चला जाएगा, बड़े बड़े वेन में। द फ्लूड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज द कॉल्ड, इसके अंदर जो है लिम्फ है। लिम्फ इज द कलरलेस फ्लूड है कॉन्टेनिंग द। अब लिम्फ में क्या क्या था? लिम्फोसाइट भी है रिस्पॉन्सिबल, तो आपको इम्यूनिटी दे रहा है लिम्फोसाइट। लिम्फ इज द ऑल्सो ए मेजर इम्पोर्टेंट जो होता है विच इम्पोर्टेंट कैरियर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स है। ऑब्वियसली इसमें तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह ही तो था, हार्मोन्स वगैरह थे। फैट आर द ऑब्जर्व थ्रू द लिम्फ। अब ये जो लिम्फ जो है, ये लिम्फ चैनल जो है, इसी में फैट भी ऑब्जर्व होता है। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। फैट जो ऑब्जर्व थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टेट प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल फिलाई। तो ये जो लिम्फ होता है ना, ये जो इंटेस्टाइन में है ना, वहाँ पे लैक्टेट बोला जाता है, और वहाँ पे से हमारा फैट उसी में चाइलोमाइक्रोन्स या माइक्रोन्स जो बनाता है ना, मैसेल्स बना के ऑब्जर्व होता है, आ जाता है, और फिर कहाँ चला जाएगा? वेन में चला जाएगा हमारे सर्कुलेशन। अब सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में थोड़ा जानते हैं। सर्कुलेटरी पाथवे थोड़ा सा समझने की चीज़ है। द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ द टू टाइप होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। ओपन सर्कुलेटरी प्रेजेंट इन द, ओपन सब जगह नहीं होता, अर्थोपोडा है, मोलस्कस है, खुला। अब क्लोज का मतलब एकदम जो हमारा ब्लड होता है, वेन है, वेसल्स है, लिम्फेटिक्स है, क्लोज चैनल एक बना हुआ है, पंप बाय द हार्ट। यहाँ पे क्या होता है? ओपन में क्या होता है? हार्ट ने पंप किया, पास थ्रू द लार्ज वेसल्स, ओपन स्पेस होगा, और द बॉडी कैविटी होगा, जिसको साइनस कहते हैं। ये साइनस वाली इंपॉर्टेंट है, ओपन का स्पेस को साइनस कहते हैं। मतलब हार्ट हुआ, हार्ट से आया, ओपन स्पेस में गया, बस रिटर्न वापस चला जाएगा। इनविज था। अब ये रही बात, एनालिडा और कोडाटा में जो होता है हमारे में क्लोज होता है। क्या होता है? ब्लड तो पंप किया यहाँ से भी हार्ट पे, क्लोज नेटवर्क होता है, वेसल्स होता है। दिस पैटर्न कंसिस्ट टू मोर एडवांटेज इज द फ्लो फ्लूड कैन बी मोर रेगुलेटेड होता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड है। यहाँ से जो ब्लड ये जो पंप किया था, ये बड़े बड़े वेसल्स थे, ज़्यादा नेटवर्क नहीं था, बड़े से वेसल्स में आ गया। लेकिन हमारे में क्या वेसल्स है, लेकिन नेटवर्क, ये जो वेसल्स का नेटवर्क है ना, बहुत बड़ा है। वेन है, आर्टरी है, ब्लड वेसल है, हजारों एकदम पूरा बना हुआ है। और उससे क्या हुआ? रेगुलेटेड मैटर में सबको मिल जाता है, सबको अच्छे से मिलता है। ऑल वर्टिब्रेट प्रोसेस है मस्कुलर हार्ट चैम्बर होता है। जैसे मछली की बात किया जाए, मछली में दो चैम्बर। उसके बाद जो होता है एट्रियम और वेंट्रिकल्स में। एम्फीबिया की रही बात, एम्फीबिया में, रेप्टाइलिया में, क्रोकोडाइल को छोड़ के, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। यहाँ पे 3 चैम्बर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है 2 एट्रिया होता है और 1 वेंट्रिकल्स होता है। यहाँ पे क्या होता है?
ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऊपर 2 एट्रियम नीचे एक वेंट्रिकल है। फिर इसमें क्या था, फिर इसमें ऊपर एक एट्रियम नीचे एक वेंट्रिकल, काम खत्म। वहीं पे क्रोकोडाइल और बर्ड की रही बात है और मेमल्स की रही बात है, उसी से 4 चैम्बर होता है, 4 होता है, टिक मारिए। 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल जो हम जानते हैं। फिश द हार्ट पंप आउट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज द ऑक्सीजनेटेड बाई द गिल। फिश में गिल था, ये कहाँ पे, यहाँ पे जो उसका मछली का होता है, जो लाल लाल दिखता है, उसी से जो है उसका ऑक्सीनेशन होता है एंड सप्लाई करता है बॉडी पार्ट फ्रॉम वेयर द डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज द रिमूव रिटर्न टू हार्ट। तो ऑक्सीनेटेड बाई गिल होता है एंड सप्लाई टू बॉडी पार्ट को देता है। वहाँ पे मतलब ऑक्सीनेशन यहाँ पे हुआ, यहाँ से ऑक्सीनेटेड उसका क्या पूरे बॉडी को चलाया जाएगा। उसके बाद जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो रिटर्न टू हार्ट होता है, सिंगल सर्कुलेशन में होता है, मतलब यहाँ पे एक सर्कुलेशन होता है। और फिर जो समझने की चीज़ है, डी पंप आउट द डीऑक्सीनेटेड ब्लड। फिश का जो हार्ट है वो पंप किया डीऑक्सीनेटेड ब्लड, फिश का हार्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप किया, वो आया गिल में, ऑक्सीनेशन हुआ, ऑक्सीनेट हो गया गिल में आ गया एंड सप्लाई टू बॉडी पार्ट को दे दिया गया, हो गया। फिर क्या हुआ, बॉडी से जो है डीऑक्सीनेटेड मिलेगा, वो जो है हार्ट को फिर से दे देगा, फिर हार्ट क्या करेगा, गिल को भेज देगा। एक सेकंड खेद के लिए माफ़ी, फिर से वापस आया हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, ये फिश है, फिश का मछली का दिल, बोल रहा मछली का दिल ऐसा होता है क्या करें, मछली का दिल, ये गया गिल, मछली का दिल गया गिल में और गिल से गया बॉडी में, बॉडी फिर से वापस कर दिया दिल में, बॉडी भी क्या करे। तो ये हार्ट जो होता है, यदि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो गिल में गया, साफ हुआ, सफाई हो गया, ऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया और हो गया बॉडी में, बॉडी फिर से वापस जो है सारा यूटिलाइज किया और फिर डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड हुआ वो गया हार्ट में, हार्ट फिर से पंप किया। तो इस तरह से जो है फिश का इस तरह से काम होता रहता है। अम्फीबिया, इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन, एक ही तो हुआ, सिंगल में ही तो चला, अम्फीबिया की रही बात। और रेप्टाइल जो होता है, लेफ्ट एट्रियम रिसीव, एक सेकेंड, हम बात कर रहे हैं एम्फीबिया और रेप्टाइल में। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल, लंग्स और स्किन, इसका भी वही है, हार्ट जो है कि ये सब जो है प्योरीफाई करता है, गिल से भी करता है, लंग्स से भी होता है, स्किन से भी होता है। एंड राइट एट्रियम जो है गेट डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट। इसमें शायद हम पढ़े थे, याद होगा, 3 चैम्बर होता है। तो ये हमारा राइट वाला, ये हमारा लेफ्ट वाला, ऊपर एट्रियम नीचे वेंट्रिकल। तो जो हमारा लेफ्ट एट्रियम ये वाला है, ये रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द गिल, लंग्स, ये सबसे सारा ब्लड गया यहाँ से चला गया। एंड राइट एट्रियम जो होता है गेट डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट से जो होता है, ये बॉडी पार्ट जो है, ये बॉडी पार्ट, एक सेकंड, ये बॉडी पार्ट जो होता है, क्या हो जा रहा है बार बार, तो फिर से हम वापस आ गए। यहाँ पे हम क्या हो रहा था, जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया को मैं एक्सप्लेन कर रहा था, फिर से करता हूँ, थोड़ा सा क्या हो जा रहा था। एम्फीबिया और रेप्टाइल जो होता है, तो वहाँ पे ये हमारा हार्ट था उसका, तो ये राइट का पोर्शन, ये लेफ्ट का पोर्शन, लेफ्ट में कहाँ से ब्लड आया, गिल से, लंग्स से, स्किन से प्यूरिफाइड ब्लड, जैसे हम लोग का भी तो लेफ्ट में वैसे ही लंग्स से आता है ना, सेम इसका भी वैसे ही आ रहा है लेफ्ट लंग्स में। और पूरे बॉडी का जो सेम जैसे हम लोग का जैसे पूरे बॉडी का, मैं अपना तो डिटेल से बताऊंगा ही, अपना वाला पूरा बॉडी जो है राइट में गया,
ठीक है, दे गेट मिक्स अप इन द सिंगल वेंट्रिकल। नीचे तो एक ही है, यहाँ पे ब्लड आएगा वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ब्लड नीचे आ जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मिक्सिंग होगा, ये टिक मारिए। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इसको कहते हैं। 2 सर्कुलेशन करने की कोशिश किया लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट रह गया। अब हम बात करते हैं बर्ड और मैमल्स का, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट और राइट एट्रियम। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट जो होगा ऑक्सीजनेटेड, राइट डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट में आएगा हम लोग का लंग्स से और राइट में आएगा हमारा पूरे बॉडी से, सेम इसी के जैसा। डिटेल से हम आगे बताएंगे। द वेंट्रिकल पंप आउट विदाउट एनी मिक्सिंग। और हमारे में ये ए चैम्बर जो होता है ना, यहाँ पे एक ये हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाता है। ये ब्लड इधर आएगा, ये ऊपर का नीचे, ऊपर का नीचे, कहीं मिक्सिंग नहीं होगा, सेपरेट रहेगा ऑर्गेनिज्म। हेंस दे आर द कॉल्ड डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब हम उसका स्टडी करेंगे, ठीक है। डिटेल तो हम बताएंगे ह्यूमन का सर्कुलेशन के बारे में। तो ह्यूमन का सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम जो है हमारे में होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ये ब्लड और वेसल्स है। मस्कुलर चैम्बर हार्ट है, नेटवर्क होता है, क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो हार्ट की बात करते हैं, मेजोडर्मली डिराइव, ये आपका क्वेश्चन है। मेजोडर्मल डिराइव, इक्टोडर्म होता है, मेजोडर्म होता है, इंडोडर्म होता है। सबसे पहले क्या बना है, तो सबसे पहले इंडोडर्म बना है। यदि ओरिजिन में पूछा जाए तो हमारा हार्ट मस्कुलर है। एक ट्रिक लिखिए, NCER ड्रेस, एक ट्रिक लिखा रहा हूँ, NCER ड्रेस। ये बहुत टाइम आपको हेल्प करेगा। ये ट्रिक जो है, जो नर्वल सिस्टम है, N फॉर न्यूरोन, नर्वस सिस्टम, इक्टोडर्मल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव, ये तीनों मेजोडर्मल होता है। और सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी, सॉरी नॉट रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी, तीनों मेजोडर्मल है। सर्कुलेटरी मेजोडर्मल है। डाइजेस्टिव इंडोडर्मल। एक रफली ट्रिक दिया हूँ मैं, जैसे कि मेजोडर्मल, CER मेजोडर्मल थोरेसिक कैविटी में होता है, बिटवीन द 2 लंग्स के बीच हमारा हार्ट है, सिचुएटेड टाइटली टू द लेफ्ट है। हार्ट का एग्जैक्ट पोजीशन यदि देखा जाए तो ये ऐसे होता, मैं हूँ, और ऐसे होता है, ऐसा लिफ्ट होता है, टिल्टेड लिफ्ट होता है। इट हैज़ द साइज ऑफ द क्लेंच फिस्ट, जैसा होता है, मुट्ठी बंधा हुआ वैसे होता है। इट इज़ जैसे मैं अभी दिखाया। इट प्रोटेक्टेड बाय द डबल बाल होता है, मेम्ब्रेन बैग, पेरिकार्डियम, हार्ट के ऊपर एक कवरिंग होता है पेरिकार्डियम बचाने के लिए, इंक्लोज करता है, और उसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियम होता है, इक्टोकार्डियम, इंडोकार्डियम होता है, उसके अंदर जो है फ्लूइड होता है फ्रिक्शन वगैरह से बचाने के लिए। आवर हार्ट इज द 4 चैम्बर होता है, 2 रिलेटिवली अपर, स्मॉल अपर चैम्बर होता है एट्रियम, और 2 नीचे वेंट्रिकल होता है। थिन मस्कुलर बाल कॉल द इनर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट और लेफ्ट। ऊपर सेप्टा, नीचे सेप्टा, वेरे थिक बाल द इंटर वेंट्रिकल सेप्टा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, थिन, और यहाँ पे एक थिक वर्ड, जो ये कह रहा है कि ये हमारा हार्ट है, तो ऊपर एट्रियम, नीचे वेंट्रिकल, इधर राइट इधर लेफ्ट। तो ऊपर जो है ये सेप्टम है, नीचे भी सेप्टम है। तो बोल रहा है कि जो थिन मस्कुलर इंटर एट्रियल सेप्टम, ये जो है थिन है, और थिक इंटर नीचे वाला जो सेप्टम है थिक है। क्यों? क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है, इसी कारण से। यही है, ये चीज़ लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या, द एट्रियम और वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर द ऑल्सो सेपरेटेड बाय द थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। ये क्या है, ये एक रफली डायग्राम बनाए।
ऊपर तो सेपरेट है, ये ऊपर एट्रियम, नीचे वेंट्रिकल, तो ऊपर तो सेप्टम है, नीचे सेप्टम है, ऊपर नीचे एट्रियम वेंट्रिकल, ये भी तो डिवाइडेड है, ये भी तो है एट्रियम वेंट्रिकल सेप्टम के द्वारा। ईच ऑफ देम सेप्टा आर प्रोवाइडेड विथ एन ओपनिंग थ्रू विच टू चैम्बर ऑफ द सेम साइड आर द कनेक्टेड। जैसे कि यहाँ से ब्लड जो है नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो होगा ना, छेद होगा, यहाँ भी छेद होगा, बल्ब होता है, कस्प होता है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड से बल्ब बताएंगे आगे। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज द गार्डेड बाई बल्ब फॉर्मेट द थ्री मस्कुलर। ये जो है ये हमारा राइट हार्ट है और ये लेफ्ट है। तो जो राइट के साइड में होता है वो कस्प 3 होता है, ट्राइकस्पिड बल्ब होता है, यहाँ पे होते हैं। कस्प क्या है, ऐसे ये 3 कस्प के बल्ब होते हैं, यहाँ पे 2 ही कस्प होता है। कस्प का मतलब ढक्कन, ढक्कन बोलो, 2 ढक्कन वाला, 3 ढक्कन वाला ऐसा होता है, लीड वाला। तो ये गार्ड कर रहा है, इसको कहते हैं क्या, राइट में ट्राइकस्पिड, वेयर द बाइकस्पिड को मैट्रल बोला जाता है। ये जो होता है लेफ्ट में होता है। ये जो है 3 वाला ट्राइकस्पिड बल्ब है, ये 2 बाइकस्पिड को मैट्रल बोला जाता है। ये मैट्रल लेफ्ट वाला। तो पहला क्वेश्चन ये है, मैट्रल बल्ब कहाँ पे होता है, लेफ्ट में। ट्राइकस्पिड बल्ब कहाँ पे होता है, राइट में। द ओपनिंग ऑफ राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो है पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा सेपरेटली। अच्छा, मैं वो डायग्राम पे जाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वही हार्ट, वही चैम्बर, तो यहाँ से निकलता है एरोटा ऐसे, और यहाँ से निकलता है पल्मोनरी ऐसे। पल्मोनरी होगा तो लंग्स में जाएगा, एरोटा होगा तो सिस्टमिक पूरे बॉडी में चला जाएगा। एरोटा है और ये पल्मोनरी है, पी फॉर पल्मोनरी, ये वाला इधर चला गया। और यहाँ से होता है पल्मोनरी, पल्मोनरी वो क्या है, आर्टरी है, पी है। और ये होता है पल्मोनरी वेन, 4 होते हैं जो कि यहाँ पे आते हैं लंग्स से। अब फिर से मैं समझाता हूँ, नहीं समझ में आया तो। पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा सेपरेटली। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे जाएगा, इससे कनेक्टेड होगा आर्टरी। पल्मोनरी जो है यहाँ से, ये क्या है, राइट साइड है, ये क्या लेफ्ट साइड है। तो राइट जो वेंट्रिकल है वो यहाँ से निकल के गया पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट जो वेंट्रिकल है यहाँ से निकल के गया एरोटा। कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी में चला जाएगा। तो लंग्स में तो गया, लेकिन लंग्स से लेके कौन आया, तो पल्मोनरी वेन से लंग्स से लेके आया। यहाँ पे यदि हम लंग्स बनाए तो लंग्स से लेके आने वाला है पल्मोनरी वेन, यही लेके आएगा। ठीक है। फिर क्या है, ये हो गया। द valve in the heart allow the flow of blood only in the one direction, obviously from the atria to ventricle। यदि ऊपर से नीचे जो है, यदि valve है ऊपर से नीचे ब्लड आएगा, ऊपर से नीचे ब्लड आएगा वन डायरेक्शन में, एट्रिया टू वेंट्रिकल फ्रॉम एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू पल्मोनरी। अब ये वेंट्रिकल में आ गया है तो यहाँ से कहाँ से जाएगा, यहाँ से पल्मोनरी में जाएगा। यहाँ से ब्लड आएगा तो कहाँ जाएगा, एरोटा में जाएगा। द valve प्रिवेंट करता है बैकफ्लो, फिर से ब्लड वापस ना, इसको रोकता है। इंटायर हार्ट जो होता है कार्डियक मसल्स का बना होता है। बाल ऑफ वेंट्रिकल एंड द मसल थिक होता है। ये कह रहा है कि नीचे वाला जो पोर्शन है ये मोटा होता है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा पंप करना है ना, यहाँ से एरोटा कनेक्टेड है, इसको पंप करना है, कस के मारना है, ज़्यादा ब्लड फेंकना है, पूरे बॉडी में जाएगा तो मोटा होना पड़ेगा। वेंट्रिकल जो होता है थिक होता है, इसलिए कहा जाता है। A special cardiac musculature called nodal tissue is also distributed in the heart में होता है। A patch of the Dej present in the right upper corner of the right atrium।
ये क्या है, ये हार्ट है, फिर से हार्ट हुआ, ये हार्ट है, इसी में जो है राइट लेफ्ट राइट एट्रियम में यहाँ पे ऐसे नोड है, ये ऐसे नोड यही है, ऐसे नोड। अनदर मास ऑफ द टिश्यू इज द सीज इन द लेफ्ट लोअर लेफ्ट कॉर्नर राइट एट्रियम क्लोज टू एट्रोवेंट्रिकल सेप्टम। यहाँ पे होता है एपी नोड, एट्रियम में ही है लेकिन ये सेप्टम के पास में है। बंडल ऑफ नोडल फाइबर एट्रियोवेंट्रिकुलर, पहले यहाँ से यहाँ पे आएगा, कनेक्शन इसका ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। यहाँ से यहाँ पे आएगा एबी नोड, इसको कहते हैं एबी नोड हो गया, एबी बंडल, यही बंडल है, ये पास करता है एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम में, यही सेप्टम के बीच में यहीं से पास कर रहा है और डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट बंडल में। ये आता है, ये डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट में। अब जो है मुझे ऊपर करना पड़ेगा, फिर क्या होता है, ये डिवाइड करता है और ये डिवाइड कर देता है, इधर पुरकिंजे फाइबर बनाता है और ये डिवाइड करता है, पहले बंडल ऑफ हीज, उसके बाद पुरकिंजे फाइबर। तो ऐसे नोड, एबी नोड, यहाँ पे जो सेप्टम में एबी बंडल जिसको कह रहे हैं, एबी बंडल, फिर बंडल ऑफ हीज, फिर पुरकिंजे फाइबर, ये पूरा होता है। तो यहाँ पे क्या है, पुरकिंजे फाइबर के बारे में आ गया। द नोडल मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट द पोटेंशियल विदाउट द एक्सटर्नल प्लस, कोई भी ऐसे नोड, एबी नोड, सब बंडल ऑफ हीज, पुरकिंजे फाइबर, सब जो है एक्साइटेबल होता है, सब अपना पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, सब अपना, लेकिन उसमें ऐसे नोड सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। ये हर एक जो है अपने आप कर सकता है, मतलब ऑटो एक्साइटेड। और नंबर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल थ्रो कुड बी जनरेटेड बाई इन ए मिनट वैरी एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम। ऐसे नोड कैन जनरेट 70 से 75 बार 1 मिनट में। रिस्पॉन्सिबल फॉर द, यही करता है इनिशिएशन और मेंटेन करता है रिदम को, इसीलिए इसको कहा जाता है पेस मेकर। पेस मेकर क्या है, ऐसे नोड। और हार्ट जो है इसीलिए 70 से 75 बार, एवरेज 72 बार 1 बार में बीट करता है। अब कार्डियक साइकिल क्या है, तो कार्डियक साइकिल क्या है, बीइंग ऑल द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन द रिलैक्स में होता है, दे आर इन द ज्वाइंट डायस्टोल में होता है, एज द ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व आर द ओपन। मैं एक हार्ट को दिखाता हूँ, शान से बैठा हुआ है हार्ट, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे बल्ब है, बाइकस्पिड मेट्रल, यहाँ पे ट्राइकस्पिड, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड, ऊपर वेंट्रिकल्स है, नीचे ऊपर एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल्स है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो होता है पहले रिलैक्स होता है, रिलैक्स जो होता है उसको बोलते हैं डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, सिस्टोल। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो है बल्ब है, ये खुला हुआ है, जब रिलैक्स है तो ये दोनों बल्ब जो है खुला हुआ है। तो खुला हुआ रहेगा तो क्या होगा, ऊपर से ब्लड नीचे आएगा, ऊपर से ब्लड नीचे आएगा। उसके बाद जो होता है ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन और वेना कावा फ्लो इनटू लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। तो पल्मोनरी वेन जो था यहाँ से था लंग्स से, ये लंग्स है, लंग्स ब्लड लेके आएगा पल्मोनरी वेन्स में, और जो होता है सुपीरियर वेना कावा ऊपर से, इन्फीरियर वेना कावा नीचे से, इसमें ब्लड लेके
जाएगा। ये क्या है, इन्फीरियर वेना कावा। ये क्या है, इस सारे नीचे पैर के जितने ब्लड है, एब्डोमेन के जितने ब्लड है, वो सारा नीचे के सारे पोर्शन के ये ब्लड लेके जाएगा, और माथा का, गर्दन का, नाक का सारा क्या काम से। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये जो है ना मेरा आज सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम फिर से वापस आते हैं। गड़बड़ी थोड़ा मेरा सिस्टम में हो रहा है। तो ये हम हार्ट को दिखाए थे, हमको थोड़ा हार्ट को दिखाना पड़ेगा। तो ये हार्ट है, ये हार्ट है, ये राइट, ये लेफ्ट, ये लंग्स। चेंज करते हैं कलर। जो है ना सिस्टम, लंग्स से ब्लड जो है वेन, पल्मोनरी वेन के द्वारा आ गया ऊपर। हाँ, जो है सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया, सुपीरियर वेना कावा। नीचे इन्फीरियर वेना कावा से नीचे का पैर का सारा ब्लड आ गया राइट एट्रियम में। अब ये क्या होगा, अब ये क्या होगा, ये ब्लड यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे आ जाएगा वेंट्रिकल में। वही लिख रहा है पल्मोनरी वेन, वेना कावा। ये आ गया यहाँ से रिस्पेक्टली थ्रू द, यहाँ से ये ब्लड से नीचे आ गया, ये लिख रहा है। सेमिलुनर वाल्व आर द क्लोज एट द दिस स्टेज। अभी क्या है, यहाँ से ये क्या है, यहाँ से जो है पल्मोनरी जाएगा लंग्स में, और कनेक्शन है मतलब नीचे से, और यहाँ से जाएगा, जैसे घूम के ही जाता है, ऊपर से ही जाता है, ये जाएगा पूरे बॉडी में चला जाएगा, और ये जाएगा लंग्स में। तो ये होगा पल्मोनरी आर्टरी। ये यहाँ से गया होगा तो ये जाएगा एरोटा। तो पल्मोनरी में होता है, इसके अंदर ही बल्ब होता है, इसके अंदर ही बल्ब होता है। तो सेमिलुनर बल्ब की रही बात है, और द क्लोज एट द दिस स्टेज होता है। पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा नाउ इन द। अच्छा, तो ये दोनों के अंदर जो बल्ब है वो सेमिलुनर बल्ब है, वो भी बंद है। ऑब्वियसली ब्लड जो है हार्ट के ऊपर से नीचे आ रहा है, बस, और कुछ नहीं अभी हुआ है। तो बाकी ये वाला बल्ब अभी खुलेगा, लेकिन जो ये एरोटा या पल्मोनरी के अंदर जो सेमिलुनर बल्ब है, तो पहला क्वेश्चन, सेमिलुनर बल्ब कहाँ पे है, तो एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर है, ये अभी बंद है। ऐसे नोट जो है अब जनरेट किया, एक्शन दिया, विच बोथ एट्रिया अंडरगो द, एट्रिया जो है कॉन्ट्रेक्शन किया, एट्रिया मतलब ऊपर वाला, ये चपा था क्या होगा, सिस्टोल होगा। इससे क्या होगा, जब पहले रिलैक्स था तो मैक्सिमम 70% जो ब्लड है ना खुद ब खुद जो ग्रेविटी से आ जाता है, और जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो 30% जो ब्लड है वो आता है। यहाँ लिखा है इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल बाई 30%। जब कॉन्ट्रेक्शन करता है तो ओनली 30%, 70 तो आपने चलाया था। एक्शन पोटेंशियल इज द, समझे, ऊपर जब छपा तो ब्लड नीचे आया 30%, 70 पहले ही आ गया था, जब रिलैक्स में था तो ऐसे ही ब्लड ग्रेविटी के कारण जो है वो खुला हुआ था, नीचे गिर रहा था। द एक्शन पोटेंशियल इज द कंडक्टेड टू वेंट्रिकल बाय द एबी नोड, एबी बंडल, ये सब जो है बंडल अभी जो है, जब नीचे एक्शन पोटेंशियल, ऐसे नोड तो यहाँ पे था, यहाँ से नीचे आएगा तो हम नीचे वाला कॉन्ट्रेक्शन करेगा। तो वेंट्रिकल जो होता है मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा, वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, अंडर को वेंट्रिकल रिलैक्सेशन डायस्टोल में था। एट्रिया अब नीचे चंपेगा तो ऊपर रिलैक्स करेगा, मजा करेगा, ऊपर मजा करेगा मतलब ऊपर ब्लड आता रहेगा, और नीचे कॉन्ट्रेक्शन होगा तो नीचे का ब्लड जब छपेगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ से लंग्स में चला जाएगा। यहाँ से ये ब्लड कहाँ से आएगा था, ये एट्रिया में, एट्रिया में ब्लड कहाँ से आया था, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से। यहाँ का ब्लड जो है वो कहाँ से आया था, लंग्स से, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, इससे आया था इसमें, ये कहाँ चला जाएगा, पूरे बॉडी में चला जाएगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर काउज द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड बल्ब।
अब नीचे वाला जब दबता है तो ये जो बल्ब दिख रहा है ये ट्राइकस्पिड, ये बाइकस्पिड, तो ये तो धक से मारेगा, बंद हो जाएगा। इसको तो बंद ही होना चाहिए ना। अब ये खुलेगा, ये एरोटास वाला नहीं खुलेगा, पल्मोनरी वाला खुलेगा। ठीक है, बाइकस्पिड बल्ब ड्यू टू द बल्ब हो गया। वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर, सिमिलर बल्ब गार्डेड द पल्मोनरी, जो आर्टरी था और एरोटा गया था वो तो खुल जाएगा, ब्लड निकल जाएगा। अलाउ द फ्लो वेंट्रिकल टू फ्लो थ्रू द देज वेसल्स इनटू सर्कुलेशन में चला जाएगा। वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स करता है। फिर से यदि डायग्राम बनाए तो यदि ये हम हार्ट बनाए, एक सेकंड हार्ट ही बन रहा है कि इंडिया का मैप बन रहा है भाई। ये हार्ट यदि है तो अब जो है पहले ऊपर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड नीचे आया, नीचे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लंग्स में चला गया और बॉडी में चला जाएगा। उसके बाद दोनों आराम से बैठेगा, रिलैक्स करेगा, वही लिख रहा है। वेंट्रिकल अब रिलैक्स करेगा नीचे, अब जब किया ऊपर तो रिलैक्स कर ही रहा था। वेंट्रिकल प्रेशर फॉल किया कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सिमिलर बल्ब। अब जब जो है रिलैक्स कर रहा है तो यहाँ जो पल्मोनरी आर्टरी था या एरोटा था, इसके अंदर बल्ब होता है। अब वो बल्ब क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब तो रिलैक्स कर रहा है, जब ये चापा तो खुल गया, ब्लड खुल गया और यहाँ से निकलने लगेगा। और यहाँ का जो बल्ब होता है ना, कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। तो इधर से जैसे ही प्रेशर मारा खुल गया। अब जो है एक सेकंड इसके अंदर बल्ब कब खुलेगा, जब नीचे प्रेशर जाएगा, प्रेशर मारेगा तो सारा ब्लड यहाँ से निकल के चला जाएगा, खुला हुआ है। अब सिमिलर बल्ब जो है बंद हो जाएगा क्योंकि रिलैक्स कर रहा है, बंद हो जाएगा। और मैं एक चीज़ दिखाऊँ, मैं एक चीज़ कॉन्सेप्ट बताऊँ याद रखने के लिए। थोड़ा लंबा हो रहा है सेशन, बट एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब है, तो और इसके अंदर एक बल्ब है, इसके अंदर एक बल्ब है। ठीक है, 4 बल्ब है। ये जो दोनों बल्ब है इसको सिमिलर बोलते हैं। जब ये छपेगा तो यहाँ से ब्लड चला जाएगा, निकल जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। बस इतना ही कह रहा है। बंद क्यों, बैक फ्लो होने के लिए। ये बंद नहीं होगा तो फिर से वापस से ब्लड आ जाएगा। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन करता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बल्ब आर द पुश ओपन। जब ये रिलैक्स किया तो ये बल्ब खुल जाएगा, ऊपर से नीचे ब्लड आएगा, ओपन करेगा और एट्रिया एक्सर्ट करेगा बाय द ब्लड विच बीइंग इम्पटीड इन द वेन। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बल्ब पुश ओपन बाय द प्रेशर ऑफ द एट्रिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड विच बीइंग इम्पटीड देम इनटू वेन बाय द वेन। अब मतलब फिर से वही साइकिल। अब ये रिलैक्स कर रहा है, नीचे नीचे नीचे, ऊपर वाला क्या होगा, कॉन्टेक्ट करेगा। या जो ब्लड है या कॉन्टेक्ट ना भी करेगा, पैसिवली भी कॉन्टेक्शन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो ब्लड इकट्ठा हो गया है कहाँ, यहाँ इसमें आएगा, कहाँ से, नीचे हाथ पैर का, यहाँ पे इसमें कहाँ गया, लंग्स से आएगा। वो सारा ब्लड जो है प्रेशर है तो खोल देगा ढक्कन को, मारेगा प्रेशर खोल देगा और ब्लड नीचे आना शुरू कर देगा। फिर वही साइकिल, फिर वही सेम। ब्लड वंस अगेन द मूव फ्रीली, तो वेंट्रिकल में आ जाएगा, वेंट्रिकल एंड एट्रिया द नाउट अगेन द रिलैक्स। डायस्टोल में है, फिर जो है यहाँ पे ब्लड आ गया। अब एस नोड आएगा, एस नोड फिर से चापेगा, ऊपर चापेगा तो और जो 30% ब्लड आ जाएगा। फिर वही साइकिल, 30% आ जाएगा, फिर नीचे वाला कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ऊपर आराम करेगा, ये चापेगा तो क्या होगा, ये जो दिखा रहा है पल्मोनरी वाला पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा, इससे ब्लड होके इससे जो है लंग्स से चला जाए, एरोटा वाला तो बॉडी में चला जाएगा और पल्मोनरी वाला पूरे लंग्स में चला जाएगा। तो इस तरह से जो है सीक्वेंस, फिर से वही खेल सेम। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट हार्ट विच इज़ द साइक्लिक रिपीट करेगा, कॉल द कार्डियक साइकिल इसको बोलते हैं।
तो इसको जो है बार बार हो रहा है, इसी को कार्डियक साइकिल कहते हैं। 72 के बारे में तो बोल ही दिया हूँ, पर मिनट होता है। तो एक बार जो होता है 72 बार 1 मिनट में, मतलब 60 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना, तो 72 टाइम्स होता है 1 मिनट में, तो एक बार होने में 0.8 सेकंड लगता है। ईच वेंट्रिकल जो होता है पंप कर रहा है, नीचे वेंट्रिकल 70 ml ऑफ ब्लड जो है एक बार में जितना वेंट्रिकल पंप, नीचे वेंट्रिकल जो पंप करता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई द हार्ट रेट एक बार में, तो पूरे 1 मिनट में 72 बार, मतलब 1 मिनट में कितने बार करेगा, एक बार में हार्ट रेट में कितने बार करेगा, उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट जो हुआ बराबर क्या हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, हार्ट का वेंट्रिकल एक बार में कितना ब्लड दे रहा है एक कॉन्ट्रैक्शन में, तो 72 कॉन्ट्रैक्शन में कितना बार देगा टोटल कार्डियक आउटपुट, जो कि 5 लीटर के बराबर होता है। द बॉडी हैज एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम, जैसे हमको ज़्यादा जरूरत है, जैसे एग्जांपल कार्डियक आउटपुट जो होता है मच हाइयर इन द ऑर्डिनरी में, जैसे एथलीट्स वगैरह में होता है, एथलीट्स वगैरह को ज़्यादा ब्लड चाहिए, तो ज़्यादा चाहिए, तो कार्डियक आउटपुट उसका ज़्यादा होगा। ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड आर द प्रोड्यूस विच आर द इजली हर्ड थ्रू द स्टेथोस्कोप। फर्स्ट जो होता है, अब जो साउंड आता है हल्ब के बंद होने से, सब जानता है ये चीज़, बल्ब के बंद होने से साउंड आता है। लब फर्स्ट हैंड साउंड होता है, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड याद है, उससे आता है। सेकंड जो होता है डब होता है, ये सेमुलर से आता है, ये क्वेश्चन है। ईसीजी बहुत इम्पोर्टेंट। ये जो होता है पी जो आता है ना, ईसीजी है। ये जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में हम देखते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का नाम, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, मशीन का नाम है ग्राफ और ग्राम पेपर का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, मशीन क्या है, ग्राफ है। अब ईसीजी के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्या क्वेश्चन आता है। ईसीजी जो यहाँ पे रहा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रिक लीड दिखा रहा है, एक तो दिखा रहा है उसके ब्रिस्ट पे, एक लेफ्ट एंकल पे, एंड ब्रिस्ट तो वंस टू ईच ब्रिस्ट, दोनों हाथ में एक एक, और एक एंकल पे। उसका चेस्ट पे भी बहुत सारा लीड होता है। ठीक है, ये सब छोड़ा बकवास की बात है। ईच पिक ऑफ द ईसीजी जो होता है, जैसे पी है, जैसे पी पे हम आ जाए, पी यहाँ पे है, PQRST डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऊपर, हार्ट है, एक रफली डायग्राम बनाता हूँ, ऊपर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, उससे पी आता है। QRX डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल है, नीचे वाला जो वेंट्रिकल बना इससे आएगा QRX कॉम्प्लेक्स आता है। बीच इनिशिएट द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। उसके बाद Q आता है, Q से स्टार्ट होता है, बिंग QRS पूरा। उसके बाद जो है T है, T जो पे बताता है वेंट्रिकल फ्रॉम द एक्साइटेड नर्व, मतलब जो रिलैक्स कर रहा था उसको रिलैक्सेशन को बताता है T। बाय द साइकिल QRX कॉम्प्लेक्स दैट अकर इन ए गिवन पीरियड कैन बी डिटरमाइन द हार्ट रेट ईसीजी फ्रॉम डेविएशन हेंस द। ठीक है, बस इतना ही चीज़ है। पी क्या 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 आ रहा था, QRX क्या था, पी क्या था और टी क्या था, ये जानना है आपको। डबल सर्कुलेशन क्या है, फ्लो वर्ड्स ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय द फिक्स रूट ब्लड वेसल्स द आर्टरी एंड वेन। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर, इनर लाइनिंग स्क्वामस, ये काम किया है। अंदर जो है स्क्वामस होता है, स्क्वामस एंडोथेलियम पूरा। टूनिका मीडिया इज द मिडल लेयर है, मीडिया मतलब मिडल। स्मूथ मसल जो उसका होता है स्मूथ होता है, एंड द इलास्टिक फाइबर होता है, द टूनिका एंड द इलास्टिक फाइबर होता है, एंड द एक्सटर्नल लेयर ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच कोलाजन फाइबर, द टूनिका एक्सटर्ना, बाहर जो एक्सटर्ना है फाइब्रस टिश्यू से।
तो टूनिका मीडिया है, जो अंदर है स्क्वामस एपिथेलियम, बीच में टूनिका मीडिया और बाहर टूनिका एक्सटर्ना, ख़त्म। और ऐसा कुछ खास नहीं है, काम का एंडोथेलियम और टूनिका मीडिया बस। तो हम डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, फिर रेगुलेशन पढ़ेंगे। 3 टॉपिक है हमारे पास, बस 5 मिनट का और लगेगा हमको। फिर से हम यहाँ पे बात करते हैं, जो ब्लड पंप कर रहा है, यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ हमको दिखाना है। ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल इंटर द पल्मोनरी आर्टरी, वही चीज़ लिखा रहा है। फिर से बताता हूँ। तो यहाँ से जो है निकल के गया एरोटा, पूरे सर्कुलेशन में चला गया, बॉडी में चला गया, और यहाँ से चला गया लंग्स में, पल्मोनरी में चला गया। तो राइट वेंट्रिकल जो था, राइट इधर ये है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये वेंट्रिकल है, ये पल्मोनरी में चला गया, पल्मोनरी आर्टरी भेज द लेफ्ट जो होता है वेंट्रिकल पंप द ब्लड एरोटा में चला गया, ये लेफ्ट, ये एरोटा में चला गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पंप कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द कैरिड बाय द पल्मोनरी वेन। ये बताया था कि यहाँ पे जो होता है, एक सेकेंड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू पल्मोनरी आर्टरी। हाँ, ये वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेके गया। इज द पास इनटू लंग्स, ये ब्लड जाएगा लंग्स में, जाएगा लंग्स में प्यूरिफाई हो जाएगा और वापस जो है पल्मोनरी वेन में आ जाएगा। तो पूरा ऐसे है, इधर लंग्स से ऐसे वापस आ जाएगा, और फिर ये इधर, और ये फिर लेके एरोटा में चला जाएगा। द पाथवे कंस्टिट्यूट द, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया ऊपर वाला। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर द एरोटा इज द कैरिड टू नेटवर्क ऑफ आर्टरी। ये जो एरोटा में आएगा तो बहुत सारा ब्रांच आर्टरी में चला गया, आर्ट्रियोल्स में, कैपिलरी वगैरह चला गया, आर्टरी फिर आर्ट्रियोल फिर कैपिलरी टिश्यू में चला गया। मतलब वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द कलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ वेन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, अब यहाँ पे टिश्यू है, यहाँ पे टिश्यू है, यहाँ आर्टरी वेन्स बना लिया। अब ये वापस जो है वेन के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा, और नीचे वाला इन्फीरियर वेना कावा, ऊपर वाला सुपीरियर वेना कावा यहाँ पे आ जाएगा, फिर वापस चला जाएगा इसमें, ऊपर का हाथ, ऊपर का जो हेड का ब्लड इसमें। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड द न्यूट्रिशन O2 इसेंशियल सबस्टांस, टिश्यू को देने के लिए तो दिया, इसको दिया तो, और CO2 ले लिया, हार्मफुल सबस्टांस को ले लिया, तो एक सर्कुलेशन बन गया। अब डबल सर्कुलेशन क्या है, एक लंग्स का अलग, एक इधर सिस्टमिक का अलग, 2 सर्कुलेशन। यूनिक सर्कुलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव एंड लीवर। क्या है ये, इसके लिए बताता हूँ मैं। ये क्या है हमारा, जो हमारा लीवर का होता है, ये हार्ट है, हार्ट के पास में यदि मैं एक लीवर यहाँ पे दिखाऊं, तो लीवर जो होता है इन्फीरियर वेना कावा ब्लड लेके चला जाता है लीवर में। तो लीवर में ब्लड आया कहाँ से, तो डाइजेस्टिव जो ट्रैक हम लेके चले थे, स्टोमक से ब्लड जो होता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम से पूरा जो ब्लड चला था, एरोटा जो भी ऑब्जर्व हुआ था, वो सारा जो है लीवर को जाता है, और लीवर फिर हार्ट को देता है। तो इसको कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं इसको। हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी करता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन से लिया, लीवर को दिया, और वो फिर हार्ट को दे दिया, लीवर हार्ट को दे दिया। अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ द ब्लड इज प्रेजेंट इन द आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक टिश्यू। हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना, तो हार्ट के लिए होता है कोरोनरी सिस्टम, हार्ट को अपना एक सप्लाई होता है। वही है, लंग्स है, पल्मोनरी है, डोर्सल एरोटा है, ये टिश्यू को लेके गया, टिश्यू से फिर वापस लेके आया, वेना कावा नीचे वाला,
अब यहाँ से जो है पल्मोनरी को लेके चला गया, लंग्स को दे दिया, लंग्स से पल्मोनरी वेन से वापस आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला डोर्सल एरोटा के थ्रू जो है पूरा सर्कुलेशन में चला गया, बॉडी को दिया, बॉडी पार्ट को दिया, उससे फिर से वेन से कनेक्ट किया। वेन का लीमेन जो है देखिए यहाँ पे बड़ा है, मोटा है वेन का लीमेन, आर्टरी का पतला है, ये खास है। फिर ये जो है राइट एट्रियम में गया, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है फिर लंग्स में चला जाएगा। तो ये हो गया। अच्छा, मैं एक चीज़ छोड़ा हूँ, वो हार्ट का स्ट्रक्चर मैं नहीं पढ़ाया हूँ। अभी ये पढ़ाने के चक्कर में हार्ट का जो स्ट्रक्चर है जिसमें दिख रहा है, आई थिंक एरोटा, ये बड़ा सा जो घूम के आया था, ये वेना कावा, सुपरी वेना कावा, ये नीचे इन्फीरियर वेना कावा, ये राइट एट्रियम, कोडा टेंडनी क्या है, ये जो यहाँ पे भल्ब है, भल्ब को पकड़े हुए, ये भल्ब है, भल्ब को पकड़े हुए रहता है, ये भल्ब है, यहाँ पे भल्ब को, ये कस्प है, ये तीन कस्प है, ट्राइकस्पिक था, इधर बाई कस्प, 2 कस्प है, तो ये कोडा टेंडनी उसको पकड़ता है। यहाँ से चलते हैं एस ए नोड, ये वाला, फिर यहाँ से ए बी नोड के बाद यहाँ पे बंडल बनाता है, ए भी बंडल, ए बी नोड, ए बी बंडल ऐसे यहाँ पे होता है, फिर बंडल ऑफ हिज, उसके बाद लेफ्ट और राइट परकुंजी फाइबर, ये परकुंजी फाइबर चला गया, ये घूम गया परकुंजी फाइबर, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि लंग्स को लेके ब्लड देगा, तो आई थिंक ये एपेक्स को दिखा रहा है। तो ये सब चीज़ जो है था। फिर जो है कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन हमको ये पढ़ना है। रेगुलेशन क्या है? नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर द रेगुलेटेड अंदर किया जाता है इंटेंजिकली, आउटो रेगुलेटेड ये सिस्टम होता है, ठीक है। तो हमारा जो सिस्टम है ऑटो रेगुलेटेड है बाय द स्पेशल मसल नोडल टिश्यू के द्वारा, हेंस आर द कॉल्ड द मायोजेनिक जो है हमारा सिस्टम है। अपना मसल में है, न्यूरॉन है, मसल के अंदर न्यूरॉन है, खुद कंट्रोल कर रहा है, ऐसे नोड वगैरह जो है। स्पेशल न्यूरल सेंटर मेडुला में है, अवलोगोंटा में है, कैन मॉडरेट द कार्डियक एक्टिविटी को ENS के थ्रू, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक जो आता है ऐसे नोट इंक्रीज द हार्ट रेट। अब यहाँ पे याद रखना, ऐसे नोट सिंपैथेटिक सिस्टम तो तभी होता है ना, सिर आ गया, आपको बचना है, आपको भागना है, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आपको भागना है, आपका हार्ट रेट ज़्यादा चाहिए, रिस्पेक्टिव ज़्यादा चाहिए, दौड़ना है, भागना है, तो वो हार्ट रेट बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, देयर बाय द कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा वहाँ पे। एंड पैरासिम्पथेटिक, घर में बैठे हुए रिलैक्स है, सो रहे हैं, तो पैरासिम्पथेटिक होता है अनदर कंपोनेंट। ये रिलैक्स कर रहा है, हार्ट रेट को कम करवाएगा, स्पीड ऑफ कंडक्शन को कम करवाएगा, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। एडल मेडुला जो होता है ये कहाँ, किडनी के ऊपर जो होता है, कैन ये भी इंक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है। अब डिसऑर्डर है लास्ट यही है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन कब बोलते हैं, जब 120/80 के से ज़्यादा हो जाएगा। तो नॉर्मल 120/80 है, अब इससे ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा? अच्छा 120 क्या है? सिस्टोल, 80 क्या है? डायस्टोल। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल रिलैक्सेशन। ये हार्ट जब कम करता है तो एक प्रेशर बनता है, वही प्रेशर है। यदि ब्लड प्रेशर है 140/80 या 140/90 हो गया तो क्या हो गया? वही तो BP है, मतलब ऊपर 20 पढ़ना, नीचे 10 पढ़ना। हाइयर इट इज़ द हाइपरटेंशन है, लीड टू द हार्ट का डिजीज हो सकता है, ऑल्सो द वाइटल ऑर्गन का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन और किडनी को प्रॉब्लम कर सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है रिफर टू द अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। मान लीजिए हम फैट खाते हैं तो हमारे कोरोनरी आर्टरी क्या है? ये हार्ट है, तो हार्ट का जो अपना जो ब्लड सप्लाई था वो कोरोनरी आर्टरी से ही होता है। अब इसके अंदर यदि डैमेज हो गया, कोरोनरी आर्टरी में डैमेज हो गया तो हार्ट को सप्लाई नहीं मिलेगा। और हम फैट खाते हैं, फैट जो है ब्लड वेसल में आकर जमा हो गया, फैट जो है ब्लड वेसल में जमा हो गया, जो फैट इसके जो है ब्लड वेसल्स में जमा हो गया। अब हार्ट को अपना खाना नहीं मिल पा रहा था तो उसको CAD बोलते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब फैट का डिपोजिशन, वेसल्स में ब्लड नहीं मिल रहा है। इट काउज, इसमें कैल्शियम भी डिपोजिशन हो सकता है, फैट भी, कोलेस्ट्रॉल और फाइबर भी डिपोजिशन हो सकता है। तो आर्टरी नैरो हो जाता है, हार्ट को अपना ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो हार्ट को भी तो खाना चाहिए तब तो काम करेगा ये। यदि खाना नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगा, तो CAD वही कहते हैं। अब हार्ट को काम नहीं मिलेगा तो दर्द करेगा, एंजाइना कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन जिसको कहते हैं, एक्यूट चेस्ट पेन कहते हैं।
जब हार्ट है, हार्ट का यहाँ पे नैरो हो गया है, अब हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सप्लाई नहीं मिल रहा है, इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है असल मसल, तो मसल क्या करेगा, दर्द करेगा, एंजाइना करेगा। मोर कॉमन एमंग द मिडिल एज में होता है, एल्डरली होता है। इट अकर ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ऑब्वियसली हार्ट फेलियर क्या है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, मीन क्या हो रहा है कि स्टेट ऑफ हार्ट इन नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। हार्ट फेल कर गया, हार्ट का काम करना क्या था, पंप करना था, अब हार्ट पंप नहीं कर रहा है, फेल कर चुका है, पंप नहीं कर रहा है, जो काम करता था कर नहीं रहा है, पंपिंग एक्टिविटी घट चुकी है, तो क्या होगा, नॉट पंपिंग, ठीक है, नॉट पंप कर रहा है इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ बॉडी। ये हार्ट जो है ब्लड देता है बॉडी को, जितना बॉडी को चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, क्योंकि हार्ट पंप नहीं कर रहा है, तो हार्ट फेल कर गया है, मसल्स जो है डैमेज हो गया होगा, फेल कर गया होगा। कॉल्ड कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, कॉन्जेशन हो गया, हार्ट पे ज़्यादा काम पड़ रहा है, फेल कर गया, कॉन्जेशन हो गया। अब बिकॉज ऑफ द कॉन्जेशन ऑफ द यहाँ पे लंग्स है, वन ऑफ द मेन सिम्टम, मतलब लंग्स से मान लीजिए ब्लड जाता है, ब्लड को बहुत रुके हुए है, कॉन्जेस्टेड किए हुए है, तो उसका कनेक्शन तो हार्ट से भी है, तो हार्ट का भी कॉन्जेशन हो जाएगा। कॉन्जेशन का मतलब क्या है, रुके हुए है, एकदम कॉन्जेस्ट किए चापे हुए हैं। हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज द कार्डियक फेलियर। यहाँ पे बोल रहे हैं हार्ट फेल कर चुका है। व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, तो हार्ट काम करना कम कर रहा है, अभी पे कंजेशन हो गया। कार्डिक अरेस्ट क्या हो गया, अरेस्ट का मतलब रुक गया, ख़त्म, इंसान ही मर गया, अरेस्ट रुक गया। फेलियर का मतलब अभी है, कम है, लेकिन अरेस्ट हो गया काम से। और द हार्ट अटैक आ गया उसको। हार्ट अटैक में क्या होता है, इसके जो है हार्ट के मसल से होता है, डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। हार्ट मसल जो होता है सडनली डैमेज हो जाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई उसको नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिलेगा, नेक्रोसिस होकर मर जाएगा। तो थैंक यू, 1 घंटा बहुत टाइम लिया। सर्कुलेटरी सिस्टम इम्पोर्टेंट भी है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं, अच्छे से पढ़िए। देखने के लिए थैंक यू, और चलते हैं फिर अगले वीडियो में मिलेगा।